जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट की इंपॉर्टेंस साबित होने वाले इलेक्ट्रिकल के 2 क्वेश्चन हम देखने वाले। तो जो मैंने इलेक्ट्रिकल का इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे अपलोड किया था, तो उसमें हमने लगभग 51 तक क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम देखिए 52 से लेकर 100 तक, यानी जो बचे हुए क्वेश्चन है पूरे करने वाले, ताकि एग्जाम से पहले आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए अभी जो फिलहाल आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा 51 नंबर का, तो देखिए उसको भी देख लेते एक बार। सिंक्रोनाइजिंग की ब्राइट लैंप विधि में, जो आपकी ब्राइट लैंप विधि होती है और एक डार्क लैंप विधि होती है, ठीक है। विधि में यदि तीनों लैंप युगल प्रकाशित नहीं होते, यानी तीनों जो लैंप हो यहाँ पे ब्राइट नहीं होती है, तो वो विधि कौन सी है? तो वो होती है आपकी फेज क्रम भिन्न है, इसका एक कारण है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ऊर्जा मापी यंत्रों की फर्श से न्यूनतम ऊंचाई निम्न में से होनी चाहिए। तो देखिए जो आपके उपकरण होते हैं, तो फर्श से उनकी जो न्यूनतम जो आप पे ऊंचाई होती है, तो वो होती है आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर ऊंचाई उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोवाट और 200 वोल्ट का एक डीसी जनरेटर द्वारा भार को दी जाने वाले करंट का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमें पावर यहाँ पे दी गई हुई है और आपका वोल्ट यहाँ पे दी गई हुई है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए जो पावर का फॉर्मूला बनता है आपका V इंटू आई, ठीक है। तो जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए 2 किलोवाट यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2000 वैट, ठीक है। 2000 वैट इज इक्वल्स टू लिख देंगे हम। देखिए आपका वोल्ट कितना दिया है? 200, और करंट दिया आपका आई, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब ये 2 से आप इधर बटा में चला जाएगा, तो देखिए 20 कैंसिल, और 2 से इसको भाग दे जाएगा 10, यानी 10 एम्पियर जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आपक यंत्रों में ऊष्मारोधी अचालक निम्न में से कौन सा है? तो ऊष्मारोधी अचालक कौन सा है? तो वो था आपका एस्बेस्टॉस, ठीक है। तो ऊष्मारोधी बोला गया है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एस्बेस्टॉस। तो देखिए एस्बेस्टॉस क्यों? तो देखिए जो आपका विद्युत प्रेस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक नाइक्रोम की तार की कॉइल बनी रहती है, ठीक है। वही क्या हीटिंग एलिमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है नाइक्रोम की तार, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, जो आपकी नाइक्रोम की तार होती है, ठीक है, वो। और साथ ही उसके नीचे रहता है आपका माइका, ठीक है, माइका। और जो माइका के नीचे रहता है आपका एस्बेस्टॉस, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो वाइट कलर के पुट्टे जैसा वो रहता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के प्राथमिक की अपेक्षा टर्न रखी जाती है। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो वो तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें होता क्या है, जो आपके प्राइमरी के टर्न्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके सेकेंडरी के, ठीक है। तो देखिए जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी के टर्न्स है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी के कम होते हैं। तो इसलिए देखिए जो प्राइमरी में हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, मानो हमने दे दिया 240 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट जो है लेस देन 240 वोल्ट ही मिलेगा। यानी मान लो कभी कभी 100 मिल सकता है या फिर 120, ये अप्रॉक्सीमेट है, यानी वो 240 से कम ही जो है आपके सेकेंडरी में मिलेगा। उसी ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक के प्राथमिक की अपेक्षा टर्न रखे जाते हैं। देखिए जो आपके प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक में कितने टर्न रखे जाते हैं, तो देखिए प्राथमिक से हमेशा कम ही रखे जाते हैं आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। समांतर में जुड़े सेलों की कुल वोल्टता कितनी होती है? तो देखिए समांतर में क्या होती है, मान लीजिए कि ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है, ये समांतर में जुड़े मानो 3 रजिस्टेंस ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इधर हमने दे दिया यहाँ पे 240 वोल्ट, ठीक है, 240 वोल्ट हमने यहाँ पे दे दिया। तो देखिए समांतर में होता क्या है, यहाँ पे भी 240 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी इनका जो इक्विवेलेंट यहाँ पे वोल्टेज बनने वाला, तो वो कितना बनेगा 240 वोल्ट। जितना हमने इनपुट पे दिया है उतना ही यहाँ पे उनका इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके मुताबिक देखिए जो आप कैलकुलेशन करने के बाद जो मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको कुल मिलाकर 240 वोल्ट यहाँ पर इक्विवेलेंट मिलेगा। तो देखिए जो हमने मान लीजिए जो आपका टोटल अपना वोल्टेज मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। यानी ये ईटी यानी क्या हो गया टोटल वोल्टेज, और ये क्या हो गया आपका इनपुट वोल्टेज मान लिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इक्वेशन करेक्ट है। शून्य लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक धारा का मान फुल लोड धारा का होता है। तो देखिए जो आपका जब भी ज़ीरो लोड होता है, ठीक है, यानी उस पर एक कोई भी लोड यहाँ पे ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक धारा होती है, ठीक है, जो उसका जो प्राइमरी करंट का जो मान होता है उसके फुल लोड धारा का, यानी उसके फुल लोड करंट का कितना होता है, वो होता है आपका 2 से कितना होता है आपके 5% तक होता है, ठीक है। जब उसके प्राइमरी जो करंट होता है उसका होता है फुल लोड करंट के 2 से 5% तक। डेल्टा संयोजन में फेस करंट बराबर होती है। तो देखिए जो आपका डेल्टा संयोजन में होता है क्या, जो आपकी फेस करंट होती है वो क्या होती है,
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट नोट करवा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्टार संयोजन। ठीक है, स्टार संयोजन में होता क्या है, जो आपका लाइन करंट इजिकल्स टू क्या होता है आपका फेस करंट। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही जो आपका फेज लाइन वोल्टेज होता है वो होता है आपका √3 इंटू होता है आपका फेज वोल्टेज। ठीक है, ये तो हो गया स्टार में, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये पिछले क्लास में बताया था। और अब बात करेंगे कि डेल्टा संयोजन में। डेल्टा संयोजन में क्या होता है, जो आपका लाइन करंट होता है वो होता है आपके फेस करंट के √3 गुना होता है। ठीक है, फेस करंट को होता है ये √3 गुना। अगर हम बात करें आपके लाइन वोल्टेज की, डेल्टा में लाइन वोल्टेज की जो क्या होता है आपके फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, जो डेल्टा संयोजन में फेस करंट बराबर होती है। तो देखिए जो फेस करंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके लाइन करंट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमें बोला गया है। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी फेस करंट होती है। ठीक है, नहीं फेज़ वोल्टेज होती है, जो फेज़ वोल्टेज होती है वो होती है आपकी फेस लाइन वोल्टेज के बराबर होती है डेल्टा में। और देखिए जो फेस करंट इजिकल्स होती है लाइन करंट, ये होती है आपकी स्टार में। ठीक है, तो देखिए ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। और साथ ही हमें पूछा गया है कि डेल्टा संयोजन में जो आपकी फेस करंट है वो किसके बराबर होती है। तो देखिए जो डेल्टा संयोजन में आपकी लाइन करंट इजिकल्स टू √3 इंटू फेस करंट होती है। ठीक है, √3 इंटू आपकी फेस करंट होती है। तो देखिए इसी के मुताबिक हमारा जो फेस करंट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका लाइन करंट बटा हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, लाइन करंट बटा होगा √3। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, तो ये वी नहीं है, ये √3, इसको √3 कर लीजिएगा। ठीक है, ये √3 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा लाइन करंट बटा √3। पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते, परंतु चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ा देते हैं। तो वो कौन से पदार्थ होते हैं, तो वो होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सिलिका जेल का रंग यहाँ पे कैसा होता है, तो देखिए जो शुष्क सिलिका जेल होता है, ठीक है, यानी नमी सोखने से पहले, ठीक है, नमी सोखने से पहले बिफोर ऑफ एब्जॉर्ब, जो आपका ये क्या होता है वाटर एब्जॉर्ब करने से पहले जो होता है इसका क्या होता है रंग होता है आपका नीले कलर का। ठीक है, और जब वो क्या करता है मॉइस्चर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मॉइस्चर क्या करते हैं एब्जॉर्ब जब कोई कर लेता है तो इसका रंग हो जाता है, वो बन जाता है आपका पिंक कलर का। ठीक है, पिंक कलर यानी गुलाबी कलर का ये बन जाता है जब ये क्या करता है आफ्टर एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, तो याद रखना शुष्क जेल सिलिका जेल बोले तो इसका हो जाएगा रंग यहाँ पे नीला। अगर बोले आपका ड्राई आपका माने जो उसका मॉइस्चर सोखने के बाद ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका रंग हो जाता है आपका पिंक। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हमें पूछा गया है कि शुष्क सेल, तो इसका रंग रहता है आपका नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किन क्षतियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो देखिए जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो उसका हम लोह मान ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आयरन लॉस ज्ञात करने। चलिए मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, उसको ध्यान से पढ़ के जाएगा। देखिए जो आपकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होती है वो किस लिए होती है, वो होती है आपके कॉपर लॉस के लिए। ठीक है, कॉपर लॉस के लिए इस्तेमाल होती है। और जो आपकी ओपन सर्किट टेस्ट होती है, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट जो होती है वो होती है आपके आयरन लॉस के लिए। ठीक है, और ये जो हम कॉपर लॉस कैलकुलेट करते हैं तो कॉपर लॉस किस पर कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं उसको फुल लोड पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा लोहा, यानी जो आयरन लॉस है उसको हम ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने में प्रयुक्त स्टार्टर कौन सा है, तो होता है आपका 2 बिंदु स्टार्टर। ठीक है, यानी 2 पॉइंट स्टार्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर। अगर बोले शंट मशीन के लिए, शंट मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर। और जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वो होता है आपका कंपाउंड के लिए। ठीक है, कंपाउंड मोटर के लिए, या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर में हम क्या कर सकते हैं, जो आपका शंट मोटर है उसको भी हम कभी कभार चालू कर देते हैं, जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जो 4 पॉइंट स्टार्टर हो तो वो ज़्यादातर कंपाउंड के लिए हम करते इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखना। और सीरीज़ के लिए बोले तो हो जाएगा आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, और 3 पॉइंट स्टार्टर हो जाएगा आपका शंट के लिए। ठीक है, ये आप याद रखना। और जो आपका ड्यूअल स्टार्टर है पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देखिए 4 में दिया गया है। ठीक है, जो आपका ड्यूअल स्टार्टर होता है तो वो होता है आपका एसी मोटर के लिए। ठीक है, ये डीसी मोटर के नहीं होता है, ये होता है आपकी एसी मोटर के लिए। ठीक है, एसी मोटर के लिए ये यहाँ पे यूज़ होता है जो आपका ड्यूअल स्टार्टर है। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो आपका ड्यूअल स्टार्टर है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए उसका फुल फॉर्म होता है आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LT
ट्रांसफार्मर प्रायः किस क्षमता के होते हैं, ठीक है। जो एलटी ट्रांसफार्मर होते हैं तो होते हैं आपके 1500 केवीए के, ठीक है। 1500 क्या होते हैं, केवीए के। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं केवी में ही क्यों होता है, तो ठीक है। जो ट्रांसफार्मर केवीए में उसकी रेटिंग इसलिए होती है कि उसका क्या होता है, हमें पावर फैक्टर यहाँ पे ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। पावर फैक्टर ज्ञात नहीं होने के कारण जो इसका वैल्यू रहता है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, तो वो करते हैं अपीरेंट पावर में, ठीक है। अपीरेंट पावर में हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो उसकी क्षमता होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो होते हैं आपके 1500 केवीए में हमें तक वो होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 लैंपों की समांतर संयोजित एक लड़ी में लैंप संख्या 4 यदि फ्यूज़ हो जाए, तो देखिए जो लैंप हमें पहले तो जान लीजिए कि ये क्या है, समांतर है। तो क्या बोला, चार नंबर का जो लैंप हो वो यदि एक तो बोलिए कि उड़ जाए या फिर फ्यूज़ हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए जो समांतर में क्या होता है, मानो कुछ इस तरह से ये लैंप समांतर में जुड़े, ठीक है। हम ले लेते हैं 4 ही लैंप ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये समांतर में जुड़े तो ये 4th नंबर का लैंप जो यहाँ पे फ्यूज़ हो गया यानी कट हो गया। तो देखिए समांतर में होता क्या है, सर्किट यहाँ पे ओपन नहीं होता है। तो देखिए ये फ्यूज़ होने के बाद भी इन तीनों को क्या है, सप्लाई जा रहा है। तो क्या होगा, समांतर में ये तीनों भी क्या रहेंगे, चालू हो रहेंगे। सिर्फ जो 4 नंबर का लैंप है वो क्या करेगा, यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। तो देखिए जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको डायग्राम अनुसार समझा दिया हूँ, तो इसका आंसर क्या करे होगा, वो होगा जो आपका 4 नंबर लैंप यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। तो एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में देखिए प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे विलोनुपात होता है। अभी आप बोलेंगे सर होता कैसे है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 1/2π सी, ठीक है। 1/2π/FC, ये हो गया। तो अभी देखिए जो एक सी है क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे इनमें हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका XC डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यही बोला गया एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की क्या है, विलोनुपात। यानी ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, विलोनुपात। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होता है, तो देखिए जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसमें क्या होता है, XL यानी क्या हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2π यहाँ पे FL, यानी जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो ये आप याद रखना। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होता है अब फ्रीक्वेंसी के विलोनुपात, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से किस धातु के प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, तो देखिए जो प्रतिरोधक बनाए जाते हैं तो वो बनाते हैं हम यूरेका के, ठीक है। यूरेका के हम क्या बनाते हैं, प्रतिरोधक बनाते हैं। कभी आप जो फैन का रेगुलेटर होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा जो फैन का रेगुलेटर होता है अपने जो घरगुती लाइन में हम यूज़ करते हैं, जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है आपका यूरेका जो होता है उसका काफ़ी वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्रेणी में जुड़े 4 लैंपों में से एक लैंप की धारा का मान 4 एम्पियर हो तो कुल धारा कितनी होगी। तो देखिए ये अगर आपका सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा कि जो आपके सीरीज़ में लैंप होते हैं, ठीक है, मानो ये 2 है 3 लैंप हम ले लेते सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या रहता है जो आपका आई रहता है, आई मानो हम इनपुट में जितना करंट रहेंगे उतना ही क्या रहेंगे सभी में यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। इसमें करंट चेंज नहीं होता है, यानी सीरीज़ में क्या रहता है जो आपका आई रहता है वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। तो देखिए अगर एक लैंप में 4 एम्पियर धारा बह रही है तो सभी लैंप में कितनी बहेगी, 4 एम्पियर बहेगी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। शैडेड पोल मोटर की यहाँ पे दक्षता बताने उसकी इफिशियंसी होती कितनी है। तो देखिए जो शैडेड पोल मोटर होती है उसकी इफिशियंसी होती है लगभग 35%, ठीक है। 35% इसकी इफिशियंसी होती है। लेकिन देखिए कई किताबों में यहाँ पे 36 भी दिया गया है, कई यहाँ पे 34 भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो आपको 30 मैं आपको बता दें 34 से या फिर 38 के बीच में जो भी आपको एग्जाम में मिल जाए तो वो उसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में कितना दिखा रहा है वो है 36%, हम 36% पर ही जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने HP की मोटर के लिए किया जाता है। देखिए जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं हम यहाँ पे 5 HP से कम, ठीक है, यानी लेस देन हम करते हैं आपकी 5 HP से कम। जो 5 HP से कम की मोटर है उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही अगर ज़्यादा ही हो तो हम क्या करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अगर ज़्यादा ही HP की मोटर हो तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। तो देखिए जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है तो उसका मान क्या होता है। तो पहले तो जान लीजिए कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर होता है आपका
RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू बटा होता है आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जो AC की जो साइकिल होती है उसमें RMS और एवरेज वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो RMS वैल्यू होती है वो बनती है आपकी 0.707 और जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो बनती है आपकी 0.636, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इसमें वैल्यू डालेंगे फॉर्म फैक्टर के, जो मैं आपको फार्मूला बताया था RMS बटा एवरेज, तो देखिए हो जाएगा आपका 0.707 बटा हो जाएगा 0.636। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.11, ठीक है। तो ये होगा आपका फॉर्म फैक्टर। और साथ ही जो AC में आपको बता देता हूँ जो आपका पीक फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पीक फैक्टर होता क्या है, तो पीक फैक्टर होता है आपका, देखिए जो आपका आई मैक्स होता है, ठीक है। आई मैक्स बटा क्या होता है आपका RMS, ठीक है। आई मैक्स होता है RMS, ये हो गया आपका पीक फैक्टर का फॉर्मूला। और इसका वैल्यू होता है कितना है, तो इसका वैल्यू होता है आपका देखिए 1.414, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होता है पीक फैक्टर का। तो देखिए ये हो गया हमारा फॉर्म फैक्टर का वैल्यू और ये हो गया हमारा पीक फैक्टर का वैल्यू, ठीक है। ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पोल वाले अल्टरनेटर को, देखिए जो 8 पोल वाला अल्टरनेटर है उसकी हमें दी गई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ प्राप्त करने हेतु किस गति पर घुमाना चाहिए। तो देखिए हमें RPM जो उसका निकालना है, तो उसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है। तो देखिए एनी स्पीड इजिकल्स टू होता है 120 F बटा हम लिख सकते हैं उसको P, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो N इजिकल्स टू हमारा आ जाएगा 120 इंटू, देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है आपके 40 हर्ट्ज़ और यहाँ पे पोल दिए है 8, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो है हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे, जैसे हम 8 से पहले इसको काट देंगे 5 बार, इसका 12 पंचे हो गया हमारा 60, ठीक है। यानी 600 RPM से इसको घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप 600 RPM यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। 600 RPM। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 फेज मोटर में जो आपकी स्टेटर की गति होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पे सिंक्रोनस गति, ठीक है। सिंक्रोनस गति बोलते हैं। और साथ ही जो रोटर की स्पीड होती है उसको बोलते हैं हम NR से, हम उसको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। और सिंक्रोनस गति को NS से, ठीक है। जो इनका डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम स्लिप, ठीक है। और जब इसको देखें NR बटा NS इंटू जब 100 करते तो हो जाता है आपका 100 जब करते तो स्लिप परसेंटेज, ठीक है। तो जो आपकी 3 फेज मोटर में स्टेटर की गति जो होती है, स्टेटर हमने पता होगा आपको, जो बॉडी में जो आपकी पोल्स में वाइंडिंग बनी होती है वो होता है आपका स्टेटर, और जो रोटर होता है वो होता है आपकी रोटर वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस गति, जो स्टेटर में गति करती है। DC मोटर का टॉर्क समानुपाती होता है। तो देखिए जो टॉर्क होता है वो समानुपाती किसके होता है, वो होता है आपके आर्मेचर करंट के, ठीक है। आर्मेचर करंट यानी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट के, ठीक है। और साथ ही अगर सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट और आपके फ्लक्स से, ठीक है, जो आपका फ्लक्स होता है। तो और साथ ही जो सीरीज मोटर की अगर बात करें तो जो आपका फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट के। इसलिए अगर फ्लक्स की जगह हम आए रख दें इस फॉर्मूले में तो देखिए होगा क्या, वो हो जाएगा आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर। ये होगा आपके सीरीज मोटर के केस में, ये याद रखिएगा सीरीज मोटर के केस में, ठीक है। तो अभी हम DC मोटर हमें दिया गया है, तो जो आपका टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 कूलम बटा 1 वोल्ट क्या होता है, तो देखिए जो 1 कूलम बटा 1 वोल्ट होता है तो वो होता है आपका 1 फैरेड है, ठीक है। 1 फैरेड के यानी क्या होता है, 1 फैरेड यानी होता है आपका 1 कूलम बटा, देखिए कूलम बटा क्या होता है आपका वोल्ट, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि सप्लाई का फेज क्रम परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन से लोड प्रभावित होंगे। तो देखिए अगर सप्लाई का चेंज, जो हीटर होता है आपका होता है सिंगल फेज, इसमें तो कुछ परिणाम आएगा नहीं। जो पंखे होते हैं वो भी आपके सिंगल फेज होते हैं। जो प्रकाशीय लोड होता है जो हमारा ट्रैफिक पे वगैरह रहता है, ठीक है, जो हमारा रोड पर वगैरह जो रहते हैं ना लाइटिंग, वो सभी समांतर में जुड़े होते हैं तो उस पर भी कोई असर पड़ेगा नहीं। तो देखिए असर पड़ेगा किस पर, जो आपकी 3 फेज मोटर, अगर हम सप्लाई की फेज को हम चेंज कर दें तो ये क्या होगी, मोटर उसके रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगी। अचालक क्योंकि श्रेणी H का कार्यकारी तापमान कितना होता है, देखिए जो H का कार्यकारी तापमान होता है वो होता है आपका 155 डिग्री, ठीक है। 155 डिग्री इसका तापमान होता है।
एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो देखिए जो आपका लैंप होता है, ठीक है, तो लैंप करता क्या है, पहले तो हम इसको क्या देते हैं, इसको देते हैं इनपुट में देते हैं हम विद्युत सप्लाई, ठीक है, इनपुट में हम क्या देते हैं, उसको देते हैं विद्युत सप्लाई। तो वो क्या करता है, उसके लैंप के अंदर क्या होता है, एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव उसमें होने के बाद क्या होता है, वो क्या करता है, उसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से मान लीजिए फिलामेंट यहाँ पे हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होने के बाद उसमें जो गैस भर रही होती है वो क्या होती है, आपकी आयोनाइज होती है, ठीक है, आयोनाइज जब वो होती है तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार से प्रकाश यहाँ पे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, प्रकाश यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपका विद्युत लैंप है वो क्या करता है, विद्युत धारा के यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो वो होता है आपका देखिए स्वप्रेरण, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है जब लोड आपका जो है यहाँ पे कैपेसिटी हो, तभी क्या होता है, पावर फैक्टर का मान यहाँ पे लीडिंग होता है, ठीक है। तो जब कैपेसिटी सर्किट होता है, ठीक है, तो उसमें होता है क्या, देखिए मैं आपको डायग्राम अनुसार बता देता हूँ। कल भी मैंने आपको इसी का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था। कैपेसिटी सर्किट में होता क्या है, जो आपका करंट होता है, ठीक है, करंट लीड कर जाता है वोल्टेज से, ठीक है, करंट क्या है 90 डिग्री लीड कर जाता है वोल्टेज से। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अगर बात करें आपका इंडक्टिव सर्किट में, तो उसमें होता है क्या, जो करंट है, ठीक है, करंट क्या है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 वोल्ट के 5 सेल को समांतर जोड़ने पर कुल वोल्टता क्या होगी? तो देखिए कुल वोल्टता यहाँ पे कांस्टेंट बनी रहेंगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर पे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको रिपीट कर दिया था। कार्य वो किसकी इकाई यहाँ पे समान होती है, देखिए जो कार्य और ऊर्जा की इकाई यहाँ पे क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का धन एवं ऋण चक्र के मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो देखिए जो उसका प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, तो वो क्या बोला गया है, जो धारा का धन एवं ऋण चक्र के मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान, जो इसका अधिकतम मान होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है आयाम, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यदि चलते समय एक 3 फेज मोटर का एक फेज उड़ जाए तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, जब भी अगर मोटर रनिंग में हो और उसका एक पेज यहाँ पे मान लीजिए कट हो जाए या फिर किस कारणवश यहाँ पे उड़ जाए, तो ठीक है, तो क्या होगी, मोटर जो यहाँ पे रनिंग तो करते रहेंगे, बट क्या करेंगे, वो जिस भी लोड पर हमने कनेक्ट किए तो वो क्या करेंगे, मोटर लोड नहीं उठाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपल्शन मोटर की घूर्णन दिशा निम्न में से क्या परिवर्तित करके बदली जा सकती है? देखिए जो आपकी रिपल्शन मोटर होती है तो उसकी जो घूर्णन दिशा है हम किससे परिवर्तित कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं हम ब्रश की स्थिति बदल के, ठीक है, ब्रश की स्थिति अगर बदल दे हम तो वो हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से परिवर्तित करते हैं? तो देखिए भाई मान लीजिए कि ये एक मोटर है, ठीक है, और इसके दो जो यहाँ पे ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है, तो जब ये ब्रश की दिशा है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब परिवर्तित करेंगे तो वो बदलेगी कैसे? तो मान लीजिए ये हम इसको ब्रश की स्थिति यहाँ पे सरका के इस तरफ ला लेंगे और ये वाला ब्रश यहाँ पे इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो जब ये इस तरफ यानी इस डायरेक्शन में आ जाएंगे तो क्या होगी, मोटर की गति यहाँ पे बदल जाएंगी। लेकिन देखिए जो रिपल्शन मोटर की गति है वो कब यहाँ पे बदलेगी, जब हम इसको 45 डिग्री में सरका दे, ठीक है। अगर हम 90 में सरकाए तो 90 में सरकाने के बाद मोटर की डायरेक्शन में कोई यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रश की स्थिति बदल के उसकी घूर्णन दिशा हम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरलोड कॉइल यहाँ पे जोड़ी जाती है। देखिए जो आपके ओवरलोड कॉइल होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे जोड़ी जाती है? सप्लाई की श्रेणी में। तो ये होती किस में है? तो देखिए जो आपका स्टार्टर होता है, ठीक है, जो डीसी मोटर के स्टार्टर होता है, डीसी मोटर का स्टार्टर ने कौन कौन से, एक तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो इसमें जो आपकी ओवरलोड कॉइल होती है यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, OLC बोलते हैं, ठीक है, और इसमें एक लगी होती है आपकी NVC, ठीक है। NVC कैसे कनेक्ट होती है? NVC कनेक्ट होती है आपकी वोल्टेज के अक्रॉस में, और जो आपकी OLC होती है वो कनेक्ट होती है आपकी सप्लाई की श्रेणी में, और NVC होती है आपके पैरेलल में, ठीक है। ये बात याद रखना। और साथ ही जो ओवरलोड कॉइल कैसे जोड़ते हैं? तो वो जोड़ते हैं हम यहाँ पे सप्लाई की श्रेणी में यानी सीरीज में। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए हंटिंग दोष जब भी हमें दूर करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग होती कैसे? तो देखिए एक प्रकार से एक पोल हो गया, तो इसमें जो है इस पोल के इस तरह से यहाँ पे वो क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। और डैम्पर वाइंडिंग से क्या होता है, तो आपका जो हंटिंग दोष है, ठीक है, हंटिंग दोष यहाँ पे दूर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग। फेस तार प्रायः सॉकेट में किस
और जोड़ा जाता है। तो वो जोड़ते हैं हम दाई ओर। देखिए बहुत से लोगों का ये भी नहीं पता होता, तो देखिए काई भी जोड़ देते। तो देखिए ये हो गया आपका सॉकेट, ये हो गया आपका अर्थ पॉइंट, ये हो गया आपका 3 पॉइंट, ठीक है। तो देखिए दाई ओर का मतलब कैसा, अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होगे, तो देखिए उस मुताबिक आपका क्या होगा, ये दाया होगा और ये मान लीजिए ये होगा आपका राइट साइड और ये होगा आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उस मुताबिक। लेकिन ये क्या होता है, जो आपका फेस तार होता है वो जोड़ा जाता है दाई ओर। तो दाई ओर यानी राइट साइड में इस तरफ नहीं होगा वो। जब हम इसको बैक साइड में देखेंगे तो वो होगा यहाँ पे राइट इधर आएगा, ठीक है। जब अब आप इसको बैक साइड में देखेंगे तो राइट इस साइड में आएगा और लेफ्ट इस साइड में आएगा, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या बोला है कि दाई ओर जोड़ता है, यानी फेस तार जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और न्यूट्रल रहता है यहाँ पे, और ये हो गया आपका अर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए जो ट्रक कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कूलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो यहाँ पे तापमान होता है वो जो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर वो हो गया तो हम क्या करते हैं, उसकी टेस्ट करते हैं। उसके लिए भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्टिंग करता है कि वो काम लायक है या नहीं, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको कभी बता दूंगा या फिर आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में पहले कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो आपका शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें देखिए आपकी प्राइमरी वाइंडिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्थापित करते हैं, ठीक है। तो देखिए और साथ ही जो आपका शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है तो उसका जो आपका लीकेज फ्लक्स होता है, ठीक है। लीकेज फ्लक्स के लिए क्या होता है, इसमें 2 पाथ रहते हैं, ठीक है। लीकेज फ्लक्स के लिए इसमें रहते हैं आपके 2 पाथ, ठीक है। और साथ ही इसका लीकेज फ्लक्स यहाँ पे काफ़ी कम रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। तो देखिए जब भी क्या होता है, आपकी सिंगल फेज मोटर होती है, ठीक है, वो जब स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करता है, आपके डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो कब करता है, जब भी मोटर स्टार्ट होने के बाद लगभग मान लीजिए 75% तक लोड में आ जाती है या फिर रनिंग में आ जाती है, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है तो वो क्या करता है, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी सिर्फ रनिंग वाइंडिंग यहाँ पे रनिंग में कार्य करते हैं। लेकिन कब करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग को कब अलग करता है। तो वो करता है जब मोटर 75% ऑफ फुल लोड में आ जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा एक हीटर 4.25 एम्पियर लेता है तो उसके द्वारा ली गई शक्ति। तो देखिए शक्ति का फार्मूला मैं आपको काफ़ी बार नोट करवाया हूँ। तो शक्ति का फार्मूला होता है कि पी इक्वल्स टू आपका वी इंटू आई, ठीक है। जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यानी 230 गुना हम करेंगे 4.25, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 277.5 वाट। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टार डेल्टा संयोजन का प्रयोग किया जाता है तो कब करते हैं हम, देखिए जो वोल्टेज स्टेप ऑफ पावर, ठीक है, वोल्टेज स्टेप ऑफ पावर के लिए हम क्या करते हैं, आपका स्टार डेल्टा संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर लैगिंग पावर फैक्टर हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों, तो देखिए कैपेसिटर क्या करता है, जो आपका पावर फैक्टर होता है, ठीक है, जब पावर फैक्टर आपका क्या कर देता है, आप ये इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, इम्प्रूव ये कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे शंट जनरेटर, ठीक है। शंट जनरेटर का ही हम क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक डीसी सर्किट में देखिए आपका 10 ओम का प्रतिरोध और 10 हेनरी के कॉइल श्रेणी में जुड़ी हुई तो कुल इंपीडेंस हमें बताना है, ठीक है। श्रेणी में जुड़े तो देखिए कुल इंपीडेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कुल इंपीडेंस हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे R² प्लस यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा आपका XL², ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 10 ओम आ जाएगा। और साथ ही आप जो इसका कैलकुलेशन भी हमें कमेंट में लिखते चलिए कि आपको समझ रहा है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रणाली में यदि तीनों फेज का पावर फैक्टर है वो फेज करंट समान हो तो उस पर जुड़ा लोड कहलाता है। तो देखिए अगर तीनों फेज में आपका पावर फैक्टर और फेज करंट अगर समान रहता है तो आपका उस पर जुड़ा जो लोड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके उसको बोलते हैं हम बैलेंस लोड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस लोड यानी संतुलित लोड। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो मैं आपको ऊपर का क्वेश्चन का बताया हूँ तो उसका जो आप
आंसर कमेंट में भी लिखते चलिए कि आपका भी 10 ओम आ रहा है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो देखिए तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर सेल्सियस होता है, तो ऐसी बात नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो केल्विन होता है ये क्या होता है? आपके तापमान का यहाँ पे ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य करता है आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वो क्या करता है? कार्य करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रतीक एवं मात्रक साइमन प्रति सेमी का संबंध है किससे? तो देखिए साइमन किसका यूनिट होता है? वो होता है आपका कंडक्टेंस का, ठीक है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है यहाँ पे? साइमन, ठीक है। और साथ ही कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वो करते हैं हम जी से, ठीक है। और कंडक्टेंस का एक और यूनिट होता है, वो होता है आपका मो, ठीक है। मो भी इसका यूनिट होता है, जिसको लिखते कैसे? उल्टे ओहम की तरह, ठीक है। ये होगा इसका मात्रक, यानी मो भी जिसे बोलते हैं, और साथ ही इससे बोलते हैं हम सीमन। सीमन में भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट चालक से, यानी स्पेसिफिक कंडक्टर से। निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए जो आपका फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो कौन सा आपका? निकेल। यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने कुल मिला के यहाँ पे पिछले का पार्ट और इस पार्ट को मिला के 100 क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिकल के कर ले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपके बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐड किया था इंपॉर्टेंट वाले। तो इसको एक भी यहाँ पे क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही अभी एग्जाम को आज का दिन छोड़ दे तो एक ही दिन यहाँ पे बचा है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को जाइए बिना डरे, ठीक है। और आपको किस चीज़ में भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में भी लिखते चलिए, और अगर किस चीज़ में अगर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना हो तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, तो वो भी इसकी भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।